रजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, जिस तरह से इस वक्त जो स्थिति दिख रही है, जब तक इंडिया गठबंधन एक दिख नहीं रहा था तब तक लग रहा था कि शायद इस बार भी जो ये चुनाव है एक तरफा हो और कहीं ना कहीं फिर से वही जो है वो जो एक दिलचस्प समीकरणों की हम अब तक बात करते आए थे वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वापस ये चुनाव उतना ही दिलचस्प होता दिख रहा है क्या? देखिए, चुनाव तो हमेशा दिलचस्प होता है पूजा, इस बार भी दिलचस्प होगा। और ये जो नैरेटिव सेट करने की बात कही जाती है, अपनी अपनी तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष करते रहते हैं, लेकिन चुनाव ही असल लड़ाई होता है। लड़ाई वहीं पता चलती है कि किसके पक्ष में ज़्यादा जा रही है और नतीजे बताते हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे मजबूत स्थिति में है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक क्षमता के हिसाब से और संख्या के हिसाब से भी देश की सबसे मजबूत, क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित तौर पर खासकर यूपी में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी पसंद की जाती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 के नतीजों को ही ले लिया जाए तो 2019 में प्रधानमंत्री खुद बनारस से सांसद हैं और वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनसे सटे जितने भी लोकसभा सीटें अगर आप देखें, बनारस से सटी गाजीपुर की सीट वो विपक्षियों ने जीती, बनारस से सटी जौनपुर की सीट वो सपा बसपा गठबंधन ने जीती, बनारस से सटी लालगंज लोकसभा सीट वो विपक्ष ने जीती, लालगंज से सटी आजमगढ़ सीट वो विपक्ष ने जीती, और आजमगढ़ से सटी सीट घोसी लोकसभा वो भी विपक्ष ने जीती, आजमगढ़ से सटी सीट अंबेडकर नगर वो भी विपक्ष ने जीती। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के 100-150 किलोमीटर की परिधि में आने वाले लोकसभा क्षेत्र है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष में कोई ताकत नहीं है। अभी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, बनारस से सटे जिलों में आप देखिए, गाजीपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, अंबेडकर नगर की सीट, अंबेडकर नगर जिले में बीजेपी का क्या हाल रहा। अगर आप तो इस तरीके से क्षेत्रवार भी राजनीति होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही उत्तर प्रदेश में कमजोर होती तो ओम प्रकाश राजभर को यूपी के चुनाव के नतीजों के बाद ही अपने पाले में लाने के लिए इतनी बेचैन नहीं होती। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही जमीन पर मजबूत होती तो आरएलडी, जो कि अपना खाता नहीं खोल पा रही 2 लोकसभा चुनाव से, उसके साथ जाकर के गठबंधन करने का काम नहीं करती और चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 9 साल के कार्यकाल के बाद देने का फैसला शायद नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इतनी ही मजबूत होती तो नीतीश कुमार को 9वीं बार शपथ दिलाने का काम नहीं करती। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस से गठबंधन के मामले में और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने में कई कदम आगे चलती है। अभी घोसी में आपने देखा, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, 50,000 से दारा सिंह चौहान को हारने के बाद 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर उन्हें एमएलसी बनाने का काम किया, जबकि दारा सिंह चौहान मूल भारतीय जनता पार्टी काडर के भी नहीं है, दूसरी पार्टी से आए थे। तो अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और जातिगत समीकरण, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा एक तरफ है, लेकिन जातिगत समीकरण को साधने में भी बीजेपी विपक्ष से कहीं आगे निकलती है। और यही दिखाता भी है कि ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं कि लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है। अगर विपक्ष रणनीति से और उम्मीदवारों के सही चयन से चुनाव लड़ेगा तो चुनाव में मजा तो आएगा। बिल्कुल, और वही स्थिति इस वक्त दिख भी रही है, क्योंकि सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सीट टू सीट 1:1 की इसको फाइट जिस तरह से बना दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।